हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी पूरी जोर शोर से कर रहे होंगे दोस्तों। और आप सभी का जो टेस्ट हम लिए रहे हैं उसका जो ये आपका नेक्स्ट आपका टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग ये टेस्ट। और टेस्ट नंबर होगा दोस्तों आपका 62 नंबर। इसके पहले दोस्तों 61 टेस्ट हो गया, जिसमें आपका हिंदी भी बहुत सारा टेस्ट हम करवा चुके हैं। और हिंदी के अलावा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सारा चीज़ आपको इसमें करवाया जाता है। जी हाँ, और ये मेन रूप से दोस्तों आपका 1 to 5 के बच्चे के लिए है ना। जो भी 1 to 5 की तैयारी कर रहे होंगे मेन रूप से आपका उन्हीं लोगों के लिए है। और ये आपका सामान्य अध्ययन तो ऐसे सभी लोगों को पूछा जाएगा, लेकिन मेन रूप से 1 to 5 का है, उसी को ध्यान रख में तैयारी किया गया है। और डेली जो आपकी क्लास होती है वो शाम में 7 बजे से होती है, तो 7 बजे बिल्कुल आपको लाइव तैयार रखना है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। 50 सवाल यहाँ पर हम लेकर के आए हैं और उससे संबंधित दोस्तों और भी बहुत सारा सवाल हम आपको यहाँ पर डिस्कशन करते हुए चलेंगे, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो फटाफट दोस्तों सभी लोग आ जाइए। और ये जितने भी आपके क्वेश्चन लिए गए हैं ना, ये आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से आपको देखने को मिलेगा। क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप उठा करके देख लीजिएगा, वहां से आपको ये मिल जाएगा सारे सवाल, ठीक है। और इसका पीडीएफ अगर नोट्स चाहिए आपको तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 1 to 5 के लिए, या फिर हमारे यहाँ देखिए 9, 10 के लिए भी तैयारी चल रही है। जो 9, 10 के स्टूडेंट हैं सामाजिक विज्ञान के, उनके लिए चल रही है आपका, है ना। सामाजिक विज्ञान का सिर्फ चल रहा है 9, 10 में, और 1 to 5 में आपका सभी सब्जेक्ट का आपका चल रहा है। तो ये रहा नंबर जहां पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो ये 7 बजे से दोस्तों आपको डेली क्लास होती है। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 62। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधित आपको लगभग 100-200 सवाल और आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं जी, ठीक है। तो एग्जाम में दोस्तों आपको यहीं से सवाल पूछे जाएंगे, आप ये कंफर्म रहिए। जितना अगर मैं करवा दिया हूँ बस उतना आप कर लीजिए, काफी आपके लिए, है ना। ये हमारा व्हाट्सएप है 7857824310। और अभी जो फी है वो 50% ऑफ कर दिया गया है, आपको पता है। मात्र 251 दोस्तों हम चार्ज कर दिए हैं, है ना, आप सभी के लिए। कि जितने लोग अभी नहीं लिए हैं फटाफट इसमें जुड़ जाइएगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से दोस्तों इसी नंबर पर, है ना, ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7857824310, इसी नंबर पे आपको सारे वगैरह आपको मिल जाएंगे। और शुरू करते हैं आज की क्लास। जो चार्ज है वो 499 है, लेकिन इसमें आपको 50% ऑफ करके आपको 251 ही आपका लग रहा है। चलिए, तो आज का पहला सवाल हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मुद्रा बाजार के असंगठित भाग हैं। अब बताइए, मुद्रा बाजार के दोस्तों असंगठित कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, असंगठित कह रहा है। और एक तो होता है असंगठित, एक होता है आपका संगठित, ठीक है। तो संगठित कौन सा होता है और असंगठित कौन सा होता है, ये आपको यहां पर छांटना है। तो असंगठित भाग कौन से हैं मुद्रा बाजार के? ऑप्शन है सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वित्त निगम या साहूकार। देखिए, सहकारी बैंक जो है दोस्तों ये संगठित क्षेत्र है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आपका संगठित क्षेत्र है, वित्त निगम भी आपका संगठित क्षेत्र है। लेकिन यहां पर असंगठित पूछ रहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये फर्स्ट नंबर सवाल का आंसर नंबर डी हो गया। आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट करने से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को एक बार लाइक भी कर देना है सभी लोग, जितने लोग आ गए हैं। चलिए, दूसरा नंबर है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम तरल है? अब न्यूनतम तरल कह रहा है दोस्तों, ये कौन सा है? ऑप्शन है ट्रेजरी बिल, अचल संपत्ति, विनिमय पत्र या बाहर चेक। न्यूनतम तरल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, न्यूनतम तरल में आपका यहां पर आंसर क्या होगा, है ना। देखिए, न्यूनतम तरल में आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अचल संपत्ति। जी हाँ, अचल संपत्ति जो है ये न्यूनतम तरल के अंतर्गत आता है ना। अचल संपत्ति को रियल एस्टेट या वास्तविक संपत्ति भी इसको कहा जाता है, जो हमारा अचल संपत्ति है आपका, इसी को वास्तविक संपत्ति भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि वास्तविक संपत्ति क्या है, तो वो अचल संपत्ति हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगला सवाल आपका 3 नंबर सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से महात्मा गांधी ने
निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि महात्मा गांधी जी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा है, तो ये किसको कहे थे, ये आपसे सवाल है। देखिए क्रिप्स मिशन भारत आया था और क्रिप्स मिशन भारत आता है आपका 1942 ईस्वी में, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आया था 11 मार्च 1942 को दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था भारत में, याद रखिएगा ये आपको पूछा जाता है। और क्रिप्स मिशन जब यहाँ पर आया था दोस्तों, ठीक है, तो इसी को कहे थे किसने, गांधी जी ने, कि ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित ये चेक है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए और देखिए इस पर एक और पूछा जाता है एक कि पंडित नेहरू ने जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उन्होंने क्या कहा था, तो पंडित नेहरू जी बोले थे कि जब मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो बहुत बुरी तरह मायूस हुआ दोस्तों। तो ये कहे थे कौन, तो पंडित नेहरू जी। ये देखिए जो जो बोले गए हैं ना, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, हमेशा ये कोटेशन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि नमक सत्याग्रह के समय, जी हाँ, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और सबसे ज्यादा जो आपका सवाल पूछा जाएगा ना, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीपीएससी ऐसे भी मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है और मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज्यादा सवाल आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, है ना। 1857 से लेकर के आपका 1947 तक दोस्तों आप थोड़ा सा फोकस ज्यादा करिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 का, बताइएगा। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो उनके जगह पर इस मतलब नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किए थे दोस्तों आपको अब्बास तैयब जी। कौन किए थे? अब्बास तैयब जी किए थे दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दोस्तों नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया था। ये डेट भी याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 से ये शुरुआत किए थे और कितने तारीख तक, तो 6 अप्रैल, है ना, याद रखिएगा। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने वो नमक कानून को तोड़ा था आपका। तो यही था दोस्तों आपका नमक सत्याग्रह। ये बार बार आपको डेट भी पूछता है, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में आपका चला था ये, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 5 नंबर। वीडियो को सभी लोग प्लीज लाइक करते चलना है ना। 7 बजे से आपकी डेली क्लास चलती है और ये जो क्लास चली है मेन रूप से आपका 1 to 5 के बच्चे के लिए है आपका। ऐसे सामान्य अध्ययन, सामाजिक अध्ययन तो आपको सभी को पूछा जाएगा, लेकिन मेन रूप से आपका 1 to 5 का है। प्रश्न है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये समझौता था दोस्तों। पूना सम्मेलन भी इसको कहते हैं, पूना समझौता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पूना पैक्ट कहिए, जो आपको इच्छा है वो कह सकते हैं। पूना पैक्ट होता है आपका कब? तो 1932 ईस्वी में होता है ना, ये ईस्वी भी पूछा जाता है। और ये पूना पैक्ट होता है दोस्तों गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में। किसके बीच में? महात्मा गांधी प्लस बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये आपका पूना पैक्ट होता है 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट दोस्तों ये जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो याद रखना है यरवदा जेल में हुआ था, ठीक है, यरवदा जेल में हुआ था ये पूना पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट के द्वारा ही दोस्तों दलित जो वर्ग थे उनको अलग निर्वाचन मंडल देने की ब्रिटिश सरकार की घोषणा को रद्द किया गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी के द्वारा जो दलित लोग थे उनका एक नाम दिया गया था इसी पूना पैक्ट में, हरिजन, है ना। तो ये हरिजन नाम याद रखिएगा। हरिजन नाम किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा नाम दिया गया था आपका। और हरिजन संघ की भी स्थापना की गई थी एक महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसी समय यानी कि 1931 में दोस्तों एक समझौता होता है, कब? तो 5 मार्च 1931। अब बताइए कि 5 मार्च 1931 में किसके बीच समझौता होता है? तो ये हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, है ना, गांधी इरविन समझौता जिसको कहते हैं। ये डेट कई बार पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, क्योंकि उस समय वायसराय कौन थे? तो इरविन जी थे आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है दोस्तों कि 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि रामचंद्र जो पांडुरंग ये किनका वास्तविक नाम था, है ना, वो कौन से क्रांतिकारी थे? तो दोस्तों वो थे आपके तात्या टोपे।
है ना। तात्या टोपे जो थे ना, इनका जो वास्तविक नाम है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 6 का डी नंबर। और तात्या टोपे जो थे दोस्तों, ये 1857 की क्रांति में बहुत बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लिए थे। और इनका वास्तविक नाम याद रखना है, रामचंद्र पांडु रंग इनका वास्तविक नाम था। देखिए तात्या टोपे जो लड़ाई कर रहे थे ना, ये कानपुर से लड़ाई कर रहे थे आपके, ठीक है, कानपुर से। और कानपुर से 1857 के विद्रोह जो हुआ था, तो उस समय कानपुर से नाना साहेब थे, और नाना साहेब के दोस्तों ये कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे, ठीक है, ये याद रखिएगा आपका। और ये भी कानपुर से ही थे। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर की, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। देखिए चावल खाना किसको पसंद नहीं है, बहुत पसंद है ना, हमें और भी ज्यादा पसंद है ना, लेकिन ज्यादा चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन आपको बताना है कि चावल दोस्तों ये किस प्रकार का जलवायु का पौधा है ना। तो चावल देखिए, अभी चावल जो धान है, और उसी से तो धान से चावल होगा, तो धान का भी सीजन है ना, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है, तो धान लगता है इस बार भी इधर नहीं हो पाएगा। तो कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो ये हो जाएगा उष्ण शीतोष्ण नहीं होगा आपका, ये उष्ण आर्द्र उष्ण शुष्क क्या होगा आपका। देखिए उष्ण शुष्क भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, नमी चाहिए, पानी चाहिए, तो उष्ण आर्द्र यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा आपका उष्ण आर्द्र, है ना। बिल्कुल उष्ण भी खाली नहीं होगा, है ना, उष्ण भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए और आर्द्रता भी चाहिए, तभी ये धान हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। और धान के उत्पादन में अगर हम बात करें, चावल के उत्पादन में जो प्रथम हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका चाइना, और दूसरा नंबर जो आपका है, वो दूसरा नंबर आपके भारत का नंबर आ जाता है आपका, ठीक है। याद रखना है चावल और गेहूं दोनों में आपका चाइना प्रथम है, और इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर आपका आता है। सबसे प्रमुख खाद्य फसल जो है वो भी आपका धान ही है, याद रखना है, ठीक है, सबसे प्रमुख खाद्य फसल। अगर पूछे कि चावल का वास्तविक नाम क्या है, तो बताइएगा चावल का वास्तविक नाम क्या होता है। इसका वास्तविक नाम होता है दोस्तों ओराइजा, मैं लिख देता हूं, ओराइजा, है ना, ओराइजा सेटाइवा, है ना, ओराइजा सेटाइवा, ठीक है, इसका वास्तविक नाम होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो ध्यान रखना है आपका, ठीक है। देखिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, है ना, ये जो राज्य है ना, जो तटीय राज्य है, वहां दोस्तों चावल का जो फसल होता है, एक से अधिक फसल उत्पादन किया जाता है ना, 3-3 फसल उत्पादन कर लेते हैं बंगाल में आपका, है ना। बंगाल में दोस्तों सिर्फ चावल ही होता है आपका, मछली भात वहां बहुत फेमस है आपका, है कि नहीं। तो वहां पर चावल के 3-3 फसल उत्पादन करते हैं, एक औस है, एक अमन है, एक बोरो है। पूछा जाता है कि औस, अमन और बोरो जो चावल का किस्म है ना, जो फसलें हैं, ये कहाँ उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। 8 नंबर है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आता है दोस्तों, कैबिनेट मिशन आता है आपका 1946 ईस्वी में भारत आपका, ठीक है। और कैबिनेट मिशन जो भारत आता है, तो ये किसके नेतृत्व में आया था, तो सर पेंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ये आया था आपका, याद रखना है। जो कैबिनेट मिशन था, इसमें 3 सदस्यीय दल थे, है ना। इसमें कितने दल थे, तो 3 सदस्य इसमें थे आपके, और वो तीनों सदस्य आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पेंथिक लॉरेंस थे, और एवी अलेक्जेंडर इसमें शामिल थे, यानी कि 3 लोग इसमें थे। कौन कौन थे याद रखना है, पूछा जाता है छांटने के लिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे आपका, ठीक है। और एवी अलेक्जेंडर जो थे ना, ये उस समय नौसेना प्रमुख भी हुआ करते थे, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन जो दोस्तों दिल्ली पहुंचा था, ये पहुंचा था आपका 24 मार्च 1946 को, ठीक है। दिल्ली पहुंचा था कब, 24 मार्च 1946 को आपका ये दिल्ली पहुंचता है ना, कैबिनेट मिशन, ठीक है। और कैबिनेट मिशन जो दिल्ली पहुंचता है आपका 24 मार्च को, और इन्होंने अपना प्रस्ताव कब प्रस्तुत करता है, तो 16 मई को, ठीक है। अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है 16 मई 1946 को। तो ये कुछ जो डेट है ना, ये आपको छांटने के लिए दे सकता है, थोड़ा कंफ्यूज आपको कर सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं। देखिए मिनर्वा मिल्स और अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय सुनाया था, और उस निर्णय में क्या हुआ था, ये आपको ये सवाल कह रहा है आपका। उस निर्णय में ये हुआ था ना, ऑप्शन आप देख लीजिए कि निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों से उच्चता की स्थिति प्राप्त है, ऐसा नहीं है ना। जो तो नीति देशक तत्व है वो मौलिक अधिकार से उच्चता वो नहीं हो सकता है। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। जो मौलिक अधिकार है इसको स्थान ऊंचा दिया गया है, किससे, तो नीति निदेशक
तत्व के जगह से आपका, यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी ही होना चाहिए। आप सी डी भी ऑप्शन देख सकते हैं। कह रहा है दोनों के संबंध में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है। और मिनर्वा मिल्स बनाम जो भारतीय संघ था, ये 1980 ने संसद को संविधान में संशोधन की समिति सीमित शक्ति दी थी आपका। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला सवाल हम चलते हैं, सवाल नंबर हो जाएगा आपका 6 नंबर की 6 माह की अवधि 6 माह की अधिक से अधिक 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपातकाल लागू करना है, ठीक है, तो आपातकाल अगर जारी रखना है कितना दिन से ज़्यादा दोस्तों, तो 6 माह की अवधि से अधिक समय तक अगर आपातकाल जारी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक अगर आप आपातकाल को जारी रखने के लिए प्रत्येक 6 माह बाद, है ना, याद रखिएगा प्रत्येक, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक 6 माह बाद क्या करना पड़ेगा, संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। प्रत्येक 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर नंबर आपका बी नंबर हो गया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 11 नंबर की, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश जो था आपका पहले पाकिस्तान का भाग था, पूर्वी पाकिस्तान इसको कहते थे, है ना, लेकिन ये आपका पाकिस्तान से अलग हुआ आपका 1971 ईस्वी में। इंदिरा गांधी का ये देन है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी ए नंबर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और बांग्लादेश जो है ये 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता की घोषणा किया था, इसीलिए बांग्लादेश जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो 26 मार्च मनाता है ना, जनवरी नहीं, 26 मार्च मनाता है। 26 जनवरी को तो हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस, 26 मार्च 1971 को ये आपका आज़ाद हुआ था और 26 मार्च को ये स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो पूछ सकता है आपसे कि बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 26 मार्च को मनाता है दोस्तों, याद रखना है। अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर है 12 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में आपको यहाँ पर पूछ रहा है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई थी। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, दो, दोनों या फिर कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों, 12 का आंसर बताइएगा। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि इसी को कहा जाता है नैम, NAM, ठीक है, इसी को NAM भी कहते हैं। और इसके संदर्भ में दिए गए कुछ जो कथन था ये दोनों सही है आपका, है ना, ये दोनों जो कथन दिए गए हैं कि इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित वांडुंग सम्मेलन से हुई थी, ये आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा है ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही, है ना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपका 13 नंबर की, निम्न कथनों का सुमेलित नहीं है। अब बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो रूस है मॉस्को, कनाडा ओटावा, चीन संघाई, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, कौन सा दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है। देखिए रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। कनाडा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ओटावा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कहाँ है, कैनबरा है। लेकिन चीन की जो राजधानी है वो संघाई नहीं है। चीन की राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो बीजिंग हो जाएगा आपका, है ना। इसीलिए आपका ये ऑप्शन क्या था, चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है ना, याद रखिएगा। और चीन की मुद्रा क्या है जी, अगर मुद्रा पूछे चाइना का तो ये हो जाएगा रेनमिनबी, है ना, रेनमिनबी दोस्तों, है ना, रेनमिनबी जो है ये दोस्तों आपका चाइना की मुद्रा है, याद रखना रेनमिनबी आपका। ठीक है ना। संघाई जो है ना ये चीन का सबसे बड़ा नगर है आपका। ठीक है, संघाई जो है चाइना का सबसे बड़ा नगर है और देश का सबसे बड़ा ये पतन भी है ना, जो बंदरगाह है, और ये वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न नंबर हो जाएगा, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये हिटलर है और ये हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का था। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था हिटलर का जन्म, अगर जन्म पूछे तो ऑस्ट्रिया में हुआ था आपका इसका जन्म, याद रखना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इनका जन्म होता है आपको 20 अप्रैल, है ना, 20 अप्रैल 1889 को इसका जन्म होता है हिटलर का आपका। ठीक है, हिटलर का जन्म। और ऑस्ट्रिया में कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है दोस्तों, तो ब्रौना, ऑस्ट्रिया के ब्रौना में हुआ था दोस्तों आपका इसका जन्म। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलिए आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 15 नंबर, कह रहा है कि फरलांग शटल मशीन का निर्माण किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि फरलांग जो शटल मशीन है इसका निर्माण किसने किया था। देखिए फरलांग शटल जो मशीन होता है इसका निर्माण किए थे जॉन के। कौन किए थे? जॉन के किए थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन के द्वारा ये किया गया था। जॉन के फरलांग शटल का आविष्कार जो किए थे ये कब किए थे? 1773 में किए थे। ध्यान रखिएगा, है ना, कब किए थे? 1773 में। आविष्कारक आपको जरूर पूछा जाएगा, जैसे कि स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था दोस्तों, स्पिनिंग जेनी याद रखना है ना, पूछा जाता है दोस्तों। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। भाप इंजन का आविष्कार, है ना, जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया था। ये सारे आपको आविष्कारक जरूर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मद्रास किस दुर्ग के साथ संबंधित है? मद्रास जो है ये किस दुर्ग के साथ संबंधित है बताइएगा। 16 का आंसर क्या होगा? देखिए मद्रास क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सेंट जॉर्ज दुर्ग, है ना, सेंट जॉर्ज दुर्ग जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसी से अवस्थित है, आपको संबंधित है। सेंट जॉर्ज दुर्ग जो है कहाँ है? मद्रास में है और इसी से संबंधित होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और 1639 में याद रखना है कि 1639 में दोस्तों फ्रांसीसी डे ने मद्रास नगर की स्थापना की और सेंट जॉर्ज के किला का निर्माण किया था आपका। तो सेंट जॉर्ज किला का निर्माण किसने किया? फ्रांसीसी डे के द्वारा किया गया था। और फोर्ट विलियम अगर पूछे दोस्तों कि फोर्ट विलियम कहाँ है, क्योंकि फोर्ट विलियम भी कई बार पूछा गया है, तो ये कोलकाता में है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बताइए दोस्तों कि कौन से मूल अधिकार है ना, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करेंगे कि कौन सा वो मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है आपका। देखिए केवल भारतीय के कह रहा है क्योंकि यहाँ पर विदेशी लोग भी तो भारत में आते हैं, तो विदेशी को ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारा जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है ना। भाग कितने में है? तो भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार लिया गया है ना। तो देखिए अनुच्छेद जो हमारा 15 है, 16 है, 19 है और 29 है और 30 है। 15, 16, 19, 29, 30 ये जो मौलिक अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही है ना। इसके अलावे जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय के लिए भी है और विदेशी लोगों के लिए भी है। बस इतना आप याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि बांग्लादेश की दोस्तों भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से टच करती है। अब देखिए बांग्लादेश से टच कौन कौन सा करता है ये तो आप इंडिया के मैप में देख लीजिए। आपके पास अगर एटलस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इंडिया का आपको मैप बना देता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कि इंडिया के साथ कौन कौन से सीमा यहाँ पर बनाती है ना। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था इंडिया, क्योंकि जगह नहीं था आपका। देखिए सबसे पहले जो दोस्तों यहाँ पर सीमा बनाएगी वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। ये साइड कौन सा राज्य है? तो वेस्ट बंगाल है आपका। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन ये वाला जो थोड़ा सा एरिया है ये मिलता है आपको असम का, ये वाला जो एरिया है ये मिलेगा आपका मेघालय का। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये मिल जाएगा आपका त्रिपुरा का, और ये वाला जो एरिया है ये मिलेगा मिजोरम का आपका। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 5 राज्य से दोस्तों सीमा बनाता है आपका बांग्लादेश। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 13 का 18 है ना, 18 का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर आपका। ठीक है, 5 राज्य याद रखिएगा। और ये 5 राज्य से सीमा जो बनाती है, तो किलोमीटर कितने हैं दोस्तों? तो 4096.6 किलोमीटर। और सबसे लंबा सीमा हम बांग्लादेश के साथ ही बनाते हैं 4096.6। ये राज्य याद रखिएगा। सबसे लंबा सीमा आपका वेस्ट बंगाल का है ना, याद रखना है। सबसे लंबा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक फैला हुआ है आपका। ठीक है,
है ना, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है आपका, ठीक है। ये 5 राज्य टोटल सीमा बनाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि आंसर हो जाएगा आपका 5, और ये 5 राज्य आप याद रखना है। अगर पूछे कि भारत का दोस्तों मुख्य भूमि, है ना, भारत का जो मुख्य भूमि है ये समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो समुद्री तट रेखा की लंबाई है आपको 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100। लेकिन ये मुख्य भूमि का था आपका, है ना, ये मुख्य भूमि का है। अगर पूछ लिया जाए कि पूरा इंडिया का, जैसे कि इसमें लक्षद्वीप भी अगर हम जोड़ दें, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको भी जोड़ दें, तब ये हो जाएगा दोस्तों आपको 7516.6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पूरे भारत का तटीय सीमा रेखा आपका। चलिए जी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर पूछा जाए कि स्थलीय सीमा, तो भारत जैसे कि ये नीचे वाला तट है लेकिन ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला पूरा स्थल है, तो स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 दोस्तों, ठीक है, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा स्थलीय सीमा आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर सवाल है कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। देखिए ये हुआ था आपका लखनऊ अधिवेशन दोस्तों 1916 में, और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजमूदार जी, ठीक है। और वहीं पर पहुंचे हुए थे कौन, तो महात्मा गांधी जी, है ना, वहीं पर गांधी जी पहुंचे थे, और वहीं पर गए हुए थे कौन, तो राजकुमार शुक्ल जी। और ये जो राजकुमार शुक्ल थे इन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रित किए थे कि चंपारण चलिएगा, चंपारण में इस प्रकार की समस्या है, 3 कठिया पद्धति था आपका, है ना, 3/20 यानी कि 3 कट्ठा पर नील की खेती का उत्पादन किया जाता था आपका। उसी के विरोध के लिए ये गांधी जी को आमंत्रित किए थे, उसको समाप्त करने के लिए। और गांधी जी फिर आते हैं दोस्तों 1917 में, चंपारण सत्याग्रह होता है, और गांधी जी का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह था आपका चंपारण सत्याग्रह है ना। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका लखनऊ, है ना, लखनऊ में जाकर के ये मिले थे आपका, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देख ले। चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। देखिए पाइका नृत्य जो किया जाता है सॉरी, पाइका नृत्य जो होता है दोस्तों ये कहाँ का नृत्य है, तो पाइका है आपका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा का आपका, है ना। पाइका कहाँ है जी, पाइका जो है आपका उड़ीसा का ये लोक नृत्य है, याद रखिएगा, है ना। पाइका नृत्य आपका उड़ीसा का है। देखिए गुजरात का नृत्य, ये नृत्य से आपको एक सवाल फिक्स है दोस्तों, 1 से 2 सवाल नृत्य आपको जरूर पूछेगा, है ना। तो गुजरात से याद रखिएगा, गुजरात का गरबा वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात का गरबा तो कई बार पूछा गया है। गरबा के अलावा यहाँ पर टिप्पानी है, भवई भी है। मिजोरम का दोस्तों आपको है पाखो पीला, है ना। झारखंड का सरहुल और कर्मा, झारखंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सरहुल, है ना, झारखंड का सरहुल और दोस्तों कर्मा नृत्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पंजाब, अगर पंजाब का पूछे तो भांगड़ा, है ना, शादी में भांगड़ा करते हैं ना, तो ये पंजाब का दोस्तों क्या है, भांगड़ा है और गिद्धा है, ठीक है। भांगड़ा और गिद्धा क्या है, ये पंजाब का हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए और पश्चिम बंगाल का कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल के है जात्रा है, बाउल है, मरसिया है, ये सब पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका FOB का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। FOB तो फॉब का पूर्ण रूप क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लिख लीजिएगा, फ्री ऑन बोर्ड होता है इसका फुल फॉर्म, याद रखना आपका, है ना। ऑप्शन हो जाएगा फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑफ नहीं, ऑन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फ्री ऑन बोर्ड होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए जी, और वीडियो अच्छा लग रहा है भाई साहब तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर दे दिया गया। प्रश्न है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वर्ण कमल पुरस्कार। देखिए ये जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों ये सिनेमा के क्षेत्र में देते हैं, किस क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा। अगर पूछे कि चमेली देवी पुरस्कार, बताइए सभी लोग कि चमेली देवी पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। तो चमेली देवी, देखिए चमेली देवी पुरस्कार मैंने बता देता हूं एक बार, पत्रकारिता, है ना, पत्रकारिता में दिया जाता है चमेली देवी पुरस्कार, ठीक है ना। और ऑस्कर पुरस्कार किस में मिलता है, तो ऑस्कर भी सिनेमा में मिलता है। दादा साहेब फाल्के किस में मिलता है, तो ये भी सिनेमा में दिया जाता है, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर की, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है। अब देखिए जो ओलंपिक खेल होता है आपको पता होगा कि ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य कौन सा है ये बताना है।
तो ओलंपिक जो खेल होता है इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सीटीएस भी होता है, अल्टीएस भी होता है और फोर्टियस भी होता है। ये सारे आदर्श वाक्य हैं ओलंपिक के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है जी, ओलंपिक के ये आदर्श वाक्य में शामिल हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? कई बार पूछा है। तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था आपको 1838 ईस्वी में। ठीक है, 1838 में होता है और ये होता है आपका ब्रिटेन में दोस्तों। ठीक है, ब्रिटेन में होता है चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है, और ये मजदूरों के द्वारा किया गया था वहां पर चार्टिस्ट आंदोलन। इसका आंसर हो गया ये। अब हमको बताइए कि जो ब्रिटेन जो था दोस्तों, ये वयस्क मताधिकार कब दिया था, है ना? वयस्क मताधिकार ब्रिटेन में 1928 में दिया गया था। आपको याद रखना है 1928 में वयस्क मताधिकार आपको ब्रिटेन में आपको दिया गया था। अगला प्रश्न हम चलते हैं प्रश्न नंबर 25 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि 1907 में, है ना, प्रश्न है आपका कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? देखिए 1907 में होता है सूरत का कांग्रेस अधिवेशन, है ना, और 1907 में होता है कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों सूरत का। इसमें क्या होता है कि अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो देखिए रास बिहारी घोष, है ना, याद रखिएगा रास बिहारी घोष किए थे दोस्तों। यहाँ बोस नहीं, यहाँ पर कर दीजिएगा घोष। बोस और घोष दोनों अलग हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, रास बिहारी घोष हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? देखिए अशोक के जो शिलालेख थे, है ना, तो जो 13वां शिलालेख था आपका, है ना, जो 13वां शिलालेख था, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा शिलालेख माना गया है अभी तक, है ना। अभी तक के खोज के अनुसार 13 शिलालेख में सबसे बड़ा जो 13वां शिलालेख था आपका। ठीक है, और 13वें शिलालेख में क्या मिलता है? तो अशोक ने ही किया था दोस्तों कलिंग पर विजय, है ना। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है और कलिंग पर विजय किए थे, तो उसका वर्णन मिलता है आपको 13वें शिलालेख में आपका। ठीक है, यह युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध तो 261 ईस्वी पूर्व में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27 नंबर कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वेज नहर दोस्तों, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट नहर है। ये बनकर के तैयार हुआ था आपको 1869 ईस्वी में, है ना। 1869 में ये बनकर के तैयार हुआ और ये कह रहा है कि पतन कौन सा है दोनों साइड, है ना। एक साइड इधर भी पतन है, एक साइड इधर पतन होगा। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर इधर है और लाल सागर इधर है। ये दोनों को दोस्तों ये स्वेज नहर आपका जोड़ता है। ठीक है, जब स्वेज नहर नहीं था ना, तो ये पूरा जो यात्रा मतलब होता था आपका, व्यापार जो होता था पूरा अफ्रीका महादेश को चारों पटी चक्कर लगाने के बाद होता था दोस्तों, है ना। और ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसान हो गया व्यापार। तो स्वेज नहर के दोनों ओर जो है आंसर हो जाएगा आपका पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर है पोर्ट स्वेज आपका। ठीक है ना। उत्तरी पर दोस्तों उत्तरी प्रवेश द्वार पर है पोर्ट सईद, है ना। उत्तर में क्या है? पोर्ट सईद है। और दोस्तों आपका दक्षिण में क्या है? पोर्ट शहीद हो जाएगा। और दक्षिण में क्या है आपका? इसका नाम है पोर्ट स्वेज, है ना। पोर्ट स्वेज नाम है आपको दक्षिण वाले को आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन एक में आपका सही नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज आपका याद रखना है आपका। ठीक है, चलिए उत्तर और दक्षिण ये आपको दिशा में फैला हुआ है और इसी अनुसार से आपको दिया गया है। भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो विदेशी मुद्रा जो है दोस्तों, इसका संरक्षण कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा? तो देख रेख करने वाला कौन है जी? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। आरबीआई का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 25वें नंबर के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का जो स्थापना होता है 1934 के एक्ट के तहत 1935 में इसकी स्थापना होती है आरबीआई की आपका। ठीक है, आरबीआई। अगला प्रश्न है आपका
28 हो गया ना, 29 नंबर। चलिए 29 नंबर है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। देखिए दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुए त्रिपक्षीय संधि पर इस पर जो हस्ताक्षर किए थे दोस्तों, ये आपको बताना है कौन कौन किया था, है ना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा चार्ल्स ऑकलैंड किए थे, और चार्ल्स ऑकलैंड के अलावा महाराजा रंजीत सिंह थे और शाह सूजा थे दोस्तों। तो ऑकलैंड हो जाएगा, रंजीत सिंह हो जाएंगे और शाह सूजा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर आपका। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका 30 नंबर है कि 1917 में गांधी जी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था, बताइए। 1917 में गांधी जी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दोस्तों कहाँ का दौरा किया था, तो 1917 की बात है। तो 17 में दोस्तों वही थे चंपारण सत्याग्रह, है ना। चंपारण सत्याग्रह जो राजकुमार शुक्ल जी इनको आमंत्रित किए थे लखनऊ में कि चलिए सर वहां पर देखिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना, इस प्रकार की वहां पर प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर यहाँ पर आपको मिलाना है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार आपको बताना है दोस्तों कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ था। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे पहले हुआ है, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये डेट याद रखना है 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन हमारा हुआ था कब, तो 1920-22 में हुआ था आपका, है ना, 1920-22 में हुआ था। और ध्वज सत्याग्रह जो हुआ था ये हुआ था आपका 1923 ईस्वी में हुआ था आपका। ठीक है, 1923 में हुआ था ध्वज सत्याग्रह। अब इसको आप मिला दीजिए, सबसे पहले आएगा 1 नंबर, फिर आएगा दोस्तों आपका 4 नंबर, फिर आएगा आपका 3 नंबर, फिर आएगा 2 नंबर। 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये आप याद रखना है ना, कई बार आपको छांटने के लिए एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, और पूरा डेट कभी कभी देता है, तो असहयोग आंदोलन का पूरा डेट अगर पूछ ले तो 1 अगस्त से शुरुआत हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त से इसकी शुरुआत होती है और दोस्तों 5 फरवरी तक ये चला था। 5 फरवरी को ये आपका चौरी चौरा कांड हो गया था, है ना। तो चौरी चौरा कांड की वजह से इसको स्थगित कर दिया और 12 फरवरी को इसको वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा आपका। तो 1 अगस्त से लेकर के 12 फरवरी तक भी आप याद रख सकते हैं, ये असहयोग आंदोलन आपका चला था। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 32 नंबर कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। देखिए अभी जो मौसम चल रहा है वो खरीफ वाला चल रहा है, तो खरीफ की बुआई जो कब हो रहा है, मार्च अप्रैल में तो होगा नहीं, फरवरी मार्च में तो होगा नहीं, नवंबर दिसंबर में तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी जुलाई है ना, तो इसी समय में होता है आपका, है कि नहीं, तो सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगर इसको काटने की बात आए कि इसको बुआई तो हो गई लेकिन इसकी कटाई कब होगी, तो कटाई होगी दोस्तों आपको अक्टूबर नवंबर में आपका। ठीक है, याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में की कटाई हो जाएगी और फिर उसी समय फिर रबी का मौसम आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसने कहा है, भाई साहब किसने कहे हैं कि राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूं। देखिए ये इस प्रकार का जो सवाल है ना, बहुत गुस्सा आता है, किसने कहा है, क्या कहा है। भाई साहब इन लोगों को कोई काम नहीं था, ये सब बोलते रहते थे और हम लोग को याद करना पड़ता है कि नहीं। बच्चे तो ये सोचते हैं कि सर ये सब क्या काम करके चले गए हैं, और मतलब ऐसा ऐसा बात बोल करके चले गए, हम लोग को रटना पड़ता है, कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो रटना तो पड़ेगा, है ना, बिना रटे तो कोई उपाय नहीं है ना, है ना। अगर टीचर बनना है तो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। राजनीति को मैं विवाद की एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूं दोस्तों, ये कहा गया था आपको किसके द्वारा, तो एल लिप्सन के द्वारा आपका। ठीक है, एल लिप्सन के द्वारा ये बातें कही गई है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि माइकेल ने क्या कहा था, है ना, माइकेल का भी एक पूछा जाता है कि माइकेल ने क्या कहा था, तो माइकेल कहा था कि राजनीतिक क्रिया एक भयावह और असीम सागर की तरह है जिसमें न सुस्ताने का स्थान है और न इसकी कोई निश्चित दिशा है। तो ये कहा गया था माइकेल के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, दोस्तों ये भी काफी अच्छा सवाल है। तो पहली बार जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था ये किसने किया था, ठीक है, याद रखना है किसने किया था। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग तो आप ये याद रखना है किसने कहा था, और सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था ये 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था आपका।
है ना, जिसका अर्थ था पवित्र देश। पाकिस्तान का अर्थ होता था पवित्र देश, लेकिन देखिए कितना मतलब खत्म देश ये बन गया है ना। इसका जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था दोस्तों चौधरी रहमत अली के द्वारा, ठीक है, चौधरी रहमत अली, ऑप्शन कहाँ गया, डी नंबर में हो जाएगा आपका। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था आपका। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 35 नंबर। 35 प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसके उद्देश्य क्या है दोस्तों। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, है ना, या फिर जीवन स्तर को बेहतर बनाना, है ना, या फिर कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना, ठीक है, और भी इसके हो सकते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो ये शुरुआत हुआ था दोस्तों, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ था ये 1958 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, है ना, कब हुआ था, 1958 में। अगला प्रश्न है आपका, ओहो सॉरी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 58 नहीं 1952 दोस्तों, है ना, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 याद रखना है आपको, 2 अक्टूबर 1952, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को, है ना, 58 नहीं 1952, है ना। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर कि निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। अब देखिए किसका मिलान सही नहीं है, जैसे कि हिंदू विधवा अधिनियम 1955, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, महिलाओं पर क्रूरता 1995। अब कौन सा यहाँ पर सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें सही कौन से हैं दोस्तों। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आपका सही है ना, और आपका ये वाला भी सही है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 भी सही है, और महिलाओं पर क्रूरता 1955 भी आपका सही है। लेकिन सी नंबर जो ऑप्शन है महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 ये आपका गलत है। देखिए ये जो हुआ था ना ये 2005 में हुआ था आपका, ठीक है, कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 तो गलत है। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण जो अधिनियम आया था दोस्तों ये धारा 2005 घरेलू हिंसा को परिभाषित करता था, ठीक है, 1990 नहीं होगा 2005 हो जाता आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर होगा आपका 37 नंबर। 37 नंबर सवाल है दोस्तों कि किस सरकार में, है ना, प्रश्न देखिएगा कि किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं, है ना, वो कौन से सरकार होगा जहां पर तीनों होगा, है ना, विधायिका भी होगा, कार्यपालिका भी होगा, न्यायपालिका भी होगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्राम सरकार, ठीक है। ग्राम सरकार में दोस्तों ऐसा होता है, ग्राम सरकार में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है। ग्राम सरकार, इसी को ग्राम स्वराज भी इसको कहा जाता है। अगर दिया जाए ऑप्शन में ग्राम स्वराज तो आप ग्राम स्वराज भी इसको मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि आपका 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के, देखिए अभी आपको बताया था ना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 1952 को, है ना। तो इसके लागू होने के पूर्व में दोस्तों 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था, यानी कि ये जो योजना था शुरू होने से पहले कह रहा है कि 1948 में किन 2 जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू हुआ था दोस्तों। वो जिला कौन सा था, वो जिला हो जाएगा आपका, है ना, वो जिला हो जाएगा इटावा और आपका गोरखपुर, है ना, उत्तर प्रदेश का ये दोनों जिला था आपका इटावा और गोरखपुर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये वही गोरखपुर है दोस्तों जहां चौरी चौरा कांड होता है आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, है ना, जिसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और कब वापस लेते हैं तो 12 फरवरी को यह असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है आपका, ठीक है ना। 1 अगस्त से लेकर के 1 अगस्त 1920 से लेकर के 12 फरवरी 1922 तक, 2000 नहीं 1922 तक ये आपका चला था आपका। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। अब बताइए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हमारा ये क्या है, तो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है हमारा, और ये किस में वर्णित है दोस्तों, ये वर्णित है हमारा दोस्तों 29 और 30 में। आपका अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, विपक्ष के नेता तो कोई ना कोई तो होंगे ही ना, तो प्रथम विपक्ष के नेता जो थे वो लोकसभा में, वो उनका नाम कौन था दोस्तों, तो प्रथम लोकसभा
लोकसभा का गठन अगर आपसे पूछा जाए तो 1952 में हुआ था, है ना। प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो 1952 के चुनाव में सबसे जो प्रथम विपक्ष के नेता थे वो राम सुभग सिंह थे। कौन थे? राम सुभग सिंह। ऑप्शन न हो जाएगा आपका सी नंबर भाई साहब, ठीक है, सी नंबर। अगला सवाल है आपका 41 नंबर। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? ये जितने प्रश्न है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ से एग्जाम में आपको जरूर एग्जाम में आएगा, है ना। यहाँ से सवाल एग्जाम में आपको जरूर लड़ेगा दोस्तों। प्रश्न है आपका, बस डेली आप टेस्ट दे लीजिए। 7 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलती है, 7 से लेकर के लगभग 8 बजे तक आपकी, ठीक है। और इसके बाद फिर 9 से 10 आपकी जो क्लास होती है ये सामाजिक विज्ञान जो है, जिनका भी क्लास 9 10th में उनके लिए आपका चलता है सामाजिक विज्ञान का क्लास आपका 9 से 10 बजे तक। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारे मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे मिनिमम कॉस्ट पर, है ना। थोड़ा सा आपको कॉस्ट तो लिया जाएगा ना, पीडीएफ इतना मेहनत से बनाया जाता है, सारे क्वेश्चन जो आपके बुक हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी उससे टाइपिंग किया जाता है, उसको सारा अरेंज किया जाता है ना। तो थोड़ा सा तो आपको चार्ज लगेगा ही, ठीक है। हाँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगेगा कि आप पे नहीं कर पाएँ, ठीक है। आराम से मिनिमम पे आपको है, ठीक है, आप पे कर सकते हैं। मात्र 251 दोस्तों इसमें मात्र चार्ज है आपको, आप जुड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। बस आप जितना मैं दूंगा आप उसको उतना कर लेना है, उससे ज़्यादा आपको फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए सारंग 2023 जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था IIT मद्रास में, ठीक है। करंट अफेयर का सवाल है, IIT मद्रास में हुआ था आपका, है ना, सारंग 2023 ये महोत्सव हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 नंबर कि UAE ने किसे 28वें जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना है? देखिए UAE ने दोस्तों, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात, है ना, जिसको कहते हैं, तो UAE ने दोस्तों डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबिर, आपको ऑप्शन में दिखा दूं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबिर, है ना, ये जो है आपको दोस्तों इन्हीं को जलवायु सम्मेलन COP 28 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ना। COP इसको कहा जाता है, COP 28 के रूप में ये अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए हैं, है ना, डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, UAE ने इसको चुने हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 नंबर। 43 सवाल है कि 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव का कैवां संस्करण है दोस्तों? देखिए 2023 में जो आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये कौन सा संस्करण था ये आपसे पूछ रहा है। तो ये संस्करण था आपको 49वां संस्करण था, ठीक है, 49वां ये संस्करण था दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 49वां संस्करण आपका। अगला सवाल है आपका 44 नंबर। 44 नंबर है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट संसद रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला है दोस्तों? बताइए लाइफ टाइम अचीवमेंट संसद रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये जो मिला है आंसर क्या हो जाएगा आपका टी.के. रंगराजन जी को, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट संसद रत्न पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है ना, संसद रत्न पुरस्कार मिला है टी.के. रंगराजन को आपका, ठीक है, टी.के. रंगराजन को मिला है, याद रखिएगा आपका। अगला प्रश्न देखना है आपका 45 नंबर। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते कब है? तो 8 मार्च को। ये कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे जरूर, है ना। 8 मार्च को मनाते हैं। और 2023 का थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो थीम इसका है इम्ब्रेस इक्विटी, है ना, इम्ब्रेस इक्विटी इसका है। आपको इंग्लिश में लिख देगा दोस्तों EMBRACE, है ना, इम्ब्रेस इक्विटी EQUITY, है ना, इम्ब्रेस इक्विटी याद रखना है, इसका थीम है आपका, ठीक है। अगला है आपका 45 नंबर। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीता है? देखिए संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका फुटबॉल से आपका, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। और ये किसने जीता है दोस्तों? तो 46 का क्या हो जाएगा जी? कर्नाटक टीम ने जीता है ना। किसने जीता है? कर्नाटक टीम ने दोस्तों ये फुटबॉल संतोष ट्रॉफी को ये जीता है। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर कि मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 के फाइनल में पीवी सिंधु को किस खिलाड़ी ने हराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में पीवी सिंधु को जो हराया था वो हराने वाली कौन थी दोस्तों? वो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेगरिया
तुनजुंग, है ना, ग्रेगोरिया तुनजुंग उनका नाम था, है ना, ग्रेगोरिया तुनजुंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर की, किस शहर ने 6 अप्रैल 2023 से पहली बार उच्च नस्ल के प्रमाणित जानवरों की विशेषता वाले 2 दिवसीय मेले की मेजबानी की है ना। तो उच्च नस्ल वाला कह रहा है दोस्तों, उच्च नस्ल वाला का मेजबानी किया गया है। 48 का क्या होगा, तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दोस्तों मुजफ्फरनगर में, ठीक है, परिवहन मंत्री कौन है हमारे, तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुजफ्फरनगर में 2 दिवसीय पशु मेले का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा आपका मुजफ्फरनगर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर सवाल की, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। अब देखिए आज 9 बजे से भी क्लास होगी आपकी, है ना, 9 बजे से इकोनॉमिक्स का क्लास चलेगा और इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग देख रहे हैं अभी एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 आज होगा आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आज होगा, लगभग 50 से ज़्यादा सवाल हम वहाँ पर करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्लास 9-10 के स्टूडेंट के लिए। प्रश्न है कि साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार विमोचन 29 अगस्त 2022 को किसने किया था, तो ये किया गया था दोस्तों डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, है ना, मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50 नंबर की, 18 से 20 अगस्त 2023 के मध्य इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि 18 से 20 अगस्त 2023 के मध्य इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित होगा, है ना, तो ये अगस्त में आयोजित होगा आपका 18 से 20 अगस्त को, और ये होगा दोस्तों आपको गुजरात में, है ना, गुजरात के गांधीनगर में होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में ये होने वाला है। तो ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे भाइयों, और एक लाइक करने के बाद चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको ग्रुप में दे देंगे, जो लोग ग्रुप में ऐड हैं उन सभी को पीडीएफ मिल जाएगा ये आपको, है ना। तो ये हमारा व्हाट्सएप है 7857824310, अभी मात्र इसमें 251 चार्ज है ना, जो पे करके इस नंबर पे व्हाट्सएप किए हैं सिर्फ उन्हीं को पीडीएफ मिल पाएगा। तो ये नंबर है हमारा, है ना, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आपको पे कर देना है, कोई भी नंबर से पे कर देना है, लेकिन आपको जो व्हाट्सएप करना है वो आपका जो व्हाट्सएप होगा उसी नंबर से हमको कर दीजिएगा, मैसेज कर देना है, स्क्रीनशॉट जो पेमेंट का होता है ना वो वाला चुपचाप आप इसको इसी नंबर पर, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर यही है आपका ना, दोनों सेम नंबर है, इसी पर आपको भेज देना है 7857824310। फिर मैं आपको ग्रुप में भी जोड़ दूंगा और आपको सारे मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए, और आज रात में भी क्लास होगी 9 बजे से, तो 9 बजे भी सभी लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है, उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको जैसे ही 9 बजेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। चलिए जी, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।